विचारों का ये है युवा भारती, ये है। नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं हूं नवोदिता मिश्रा। जय जन्मभूमि जय जन्मभूमि जय हो, जय जन्मभूमि जय हो, जय जन्मभूमि जय जन्मभूमि जय जन्मभूमि जय हो। ये आशीष कठिन राहों में हंसते गाते चलते जाए। माने कि युवा पत्रिका में आपके पसंदीदा विषय जैसे संगीत, खेल, सिनेमा, करियर, रोजगार आदि पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। और क्यों न हो, ये बातें आपके जीवन और आपकी प्रगति के साथ भी तो जुड़ी हुई हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस खुली हवा में हम ये बातें आज कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, उसके पीछे हमारे स्वाधीनता संग्राम का लंबा संघर्ष, अनेक बलिदान भी तो हैं। और उन कुर्बानियों में कुछ तो ऐसी हैं जो ऐन युवावस्था में दी गई थी। उनको याद करना हमारे युवाओं के हित में ही है। युवावस्था के आज के जटिल दौर में ये गाथाएं आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन ही प्रदान करेंगी। दोस्तों, आज ही के दिन 1901 में जन्म हुआ महान क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह ठाकुर के साथ प्रसिद्ध काकोरी कांड में लाहिड़ी भी शामिल हुए। उनके प्रखर योगदान से देश के क्रांतिकारी आंदोलन को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का परिचय क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल से हुआ। लाहिड़ी के देश प्रेम और आजादी के जज्बे को देखते हुए उन्हें बंगवाणी पत्रिका का संपादक और अनुशीलन समिति की वाराणसी शाखा का शस्त्र समन्वयक बनाया गया। सान्याल से प्रेरित होकर लाहिड़ी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बने। सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए आवश्यक निधि एकत्रित करने के लिए ये तय हुआ कि सरकारी खजाने को ही लूटा जाए। 9 अगस्त 1925 को इन्हीं क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी धन ले जा रही एक ट्रेन को रोका और पैसा लूट लिया। 10 जनवरी 1926 को पुलिस ने लाहिड़ी को हिरासत में लिया। 17 दिसंबर 1927 के दिन राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जिला जेल उत्तर प्रदेश में फांसी दी गई, जबकि सजा की निर्धारित तिथि 19 दिसंबर थी। फांसी के समय राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की उम्र मात्र 26 वर्ष थी। इतनी कम आयु में देश को आजाद कराने का जज्बा और उसके लिए सर्वोच्च बलिदान उस जमाने के अनेक युवक युवतियों के त्याग का ज्वलंत उदाहरण है। आजादी के अमृत महोत्सव में वर्तमान युवा पीढ़ी की ओर से पत्रिका का उन महान वीरों वीरांगनाओं को नमन। सुनते रहिए राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती। राज किए जहाँ दशरथ धर्मात्मा, जिनके घर जन्मे परमात्मा, अवध राज के 4 दुलारे, राम लखन भरत शत्रु। इस बार की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों की फेहरिस्त में एक नाम पर नजर विशेष रूप से टिकी, इंदौर के छात्र अवि शर्मा। और उनकी उपलब्धि भी अनूठी है। मन करता है उन्हें स्नेह से कहें, नन्हे तुलसी। सर्वप्रथम सारे जितने भी श्रोता हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। मैंने बालमुखी रामायण लिखी है। यह रामायण का 250 छंदों में एक संक्षिप्त आप कह सकते हैं वर्जन है। तो मैंने उसे लॉकडाउन में लिखा था, तो पहले तो उसकी वजह से मुझे यह पुरस्कार मिला है। दूसरा, मैंने लॉकडाउन 2021 में पूरे भारत के 150 से ज्यादा बच्चों को वैदिक गणित पढ़ाया था, उसके लिए। और साथ ही साथ मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और मैं बहुत सारे अलग अलग मैं इंस्टीट्यूट्स में लेक्चर्स देता हूँ और बच्चों को मोटिवेट करता हूँ। तो इसके लिए मुझे इन तीनों चीजों के लिए मुझे यह पुरस्कार मिला था।
सबसे ज्यादा प्रभावित, एक्चुअली यही सवाल मुझसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी पूछा था कि रामायण में कई सारे चरित्र हैं, तो आपको किसका चरित्र सबसे ज्यादा प्रभावी लगा? तो मैं तो यही कहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आप रामायण में भी कहा गया था सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन, कि उनका जो चरित्र है वो बहुत पावन है। हम ये कह सकते हैं कि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़कर महान संत और ऋषि जो हैं वह आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करते हैं, तथा जो मुझ जैसे कलयुगी लोग हैं वह इससे जीवन के आदर्श सीखते हैं। भगवान ने इसमें जीवन के जितने भी आदर्श थे, एक आदर्श इंसान कैसे होने चाहिए उसके बारे में बताया है। उन्होंने इसमें पहले तो पेशेंस, आजकल देखते हैं हम बच्चे बहुत ज्यादा पेशेंस अपना खो देते हैं, तो उसमें उन्हें राज्य मिलने वाला था अयोध्या का, परंतु उनसे कह दिया गया कि आपको वन जाना पड़ेगा, परंतु भी उनके मुख पर शिकन नहीं आई। उसके बाद ओबीडियंस, वह कितने ओबीडियंट थे अपने पिता के, उन्होंने कहा कि आपकी आज्ञा सराखों पर। उसके बाद वह सारे जनों का रिस्पेक्ट करते थे, वह सबसे पहले माता कैकेयी के चरण छूते थे, जिनकी वजह से उन्हें वन जाना पड़ा। वह सबको साथ में लेते थे, फिर चाहे वो राक्षस राज विभीषण जी हों, चाहे वो वानर राज सुग्रीव जी हों, चाहे वो केवट हों या चाहे वो शबरी जी हों, वह सबको साथ लेते थे। तो इससे ब्रदरहुड की भावना स्थापित की जाती है। तो यह सारे आदर्श मुझे भगवान के काफी ज्यादा प्रभावी लगते हैं, और इसीलिए ही भगवान श्री राम का जो अनुपम चरित्र है उसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावी किया। बहुत सारे जन को वैदिक मैथ्स के बारे में पता ही नहीं होता है। वैदिक गणित दरअसल हमारे वेदों में खाली धार्मिक बातें नहीं है, परंतु उसमें बहुत ज्यादा साइंस है। जैसे उसमें आप कह सकते हैं उसमें ग्रामर है, उसमें म्यूजिक की नॉलेज है, आर्चरी की, वैसे ही उसमें मैथ्स की भी नॉलेज है। हमारे वेदों में 16 सूत्र दिए गए हैं और उनके 13 उपसूत्र दिए गए हैं। यह संस्कृत के सूत्र हैं और इन्हीं से पूरा वैदिक मैथ्स बनता है। इन सूत्रों से आप ऐसी ट्रिक्स बना सकते हैं जिनसे मैथ्स करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है, और आपकी जो स्पीड है, एक्यूरेसी है मैथ्स करने की, उसमें भी काफी ज्यादा अंतर आता है। मैंने खुद ने यह अपनाया है, और जैसे कि बड़े बड़े स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, फिर चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, जियोमेट्री हो, एल्जेब्रा हो, मैथ की हर फील्ड में वैदिक मैथ्स काफी ज्यादा कारगर है। और जो भारत की जो महान हम कह सकते हैं शकुंतला देवी जी थी, जिन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर भी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं वह भी वैदिक मैथ्स को ही अपनाती थी, जिससे वह 10-10 और 10-10 डिजिट के नंबर्स को 10-10 डिजिट के नंबर से 1, 2 या 3 सेकंड में वह मल्टीप्लाई कर सकती थी। वह वैदिक मैथ्स का ही आप कह सकते हैं कमाल था। तो वैदिक मैथ्स काफी ज्यादा कारगर होता है, और जब मैंने यह वैदिक मैथ्स लॉकडाउन में सीखा तो मुझे लगा कि मैं भी मैथ्स में पहले बहुत ज्यादा मुझे भी प्रॉब्लम्स आती थी, और एक सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि हर 3 बालक, 4 में से हर 3 बालक को मैथ्स में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती है, उन्हें मैथ्स से डर लगता है। तो मैंने कहा कि इसीलिए ही अब मुझे इसे लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा गया है कि व्यय कृते वर्धते नित्य विद्या धनम सर्वधन प्रधान, कि विद्या का जो धन है वह बांटने से बढ़ता है। तो इसीलिए ही मैंने इसे सब लोगों तक पहुंचाया, और भारत के 150 से ज्यादा बच्चों को मैंने लॉकडाउन 2021 में फ्री में वैदिक मैथ्स पढ़ाया। पहले तो अभी इन सारी चीजों के अलावा मैंने माधव नाम का एक वॉइस असिस्टेंट बनाया है। एक्चुअली माधव का पूरा फुल फॉर्म है माय एडवांस डोमेस्टिक हैंडलिंग AI वर्जन। माधव भगवान का भी नाम है, वह सब कुछ कर सकते हैं और वह सब जानते भी हैं। सो यह वॉइस असिस्टेंट भी आपके कंप्यूटर के सारे कार्य कर सकता है और ये सब जानता है, आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। दरअसल आजकल कंप्यूटर एक अहम जरूरत है, परंतु जो स्पेशल लोग हैं या फिर जो आजकल कुछ बुजुर्ग हैं वह इसके ऑपरेट करना नहीं जानते हैं, तो आप इससे बोलकर खाली अलार्म लगा सकते हैं। आप कंप्यूटर
कंप्यूटर को स्टार्ट किया शट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इससे बुक्स पढ़वा सकते हैं। अगर सपोज कोई ब्लाइंड है तो वह बोल के एक वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप करवा सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो एक तो मैंने वॉइस असिस्टेंट बनाया है, फिर एक ऐसा मैंने वॉइस ट्रांसलेटर बनाया है, विश्व की 108 भाषाओं में ट्रांसलेशन करता है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि विश्व की भाषाओं को समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। और उसके अलावा अभी मैं एक गीता के ऊपर एक बुक लिख रहा हूं, उस पर भी अभी मेरा कार्य चालू है कि गीता में जो सक्सेस लेसन्स हैं वह कॉर्पोरेट्स और स्टूडेंट्स और जो आजकल के युवा हैं उनके लिए किन मायनों में कारगर है। अपने भविष्य के बारे में अभी तो मैंने यही सोचा है कि मैं चाहे जो भी करूं, मुझे देश की सेवा करनी है। बाल्मीकि रामायण के रचयिता अवेश शर्मा को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य आकाशवाणी इंदौर से संतोष अग्निहोत्री और ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी। देश प्रेम से ओतप्रोत हमारी इस प्रेरक धुन को सितार पर अपने खास अंदाज में प्रस्तुत किया दिल्ली घराने के युवा सितार वादक सुहेल सईद ने। विश्व संगीत दिवस, फादर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और आगामी गुरु पूर्णिमा के परिप्रेक्ष्य में मिल आते हैं सुहेल से। नमस्कार, आदाब, मैं सुहेल सईद खान। मैंने जब अपनी आँख खोली तो मैंने देखा कि मैं जो हूँ एक बहुत बड़े घराने में पैदा हूँ जिसका नाम है दिल्ली घराना। वहाँ पर सभी कुछ न कुछ गाते बजाते रहते हैं, या तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं या वोकलिस्ट हैं। और पैदा होने के कुछ ही घंटे बाद जैसे मैंने सुना है अपने वालिद से कि मेरे दादा ने मेरा हाथ जो है सितार पर रखवा दिया कि भाई मेरा पोता जो है सितार ही बजाएगा। तो मेरे अब्बा उस्ताद सईद ज़फ़र खान साहब और मेरे दादा उस्ताद ज़फ़र अहमद खान साहब, ये दोनों ही सितार वादक हैं। तो इनको देखते देखते मैं बड़ा हुआ और इन्हीं को ही फिर मेरे को भी ऐसा लगा कि भाई सितार ही सीखना है। क्या आज के युवा कलाकार शास्त्रीय पद्धति के अलावा कुछ नए एक्सपेरिमेंट भी करते हैं? जी हाँ, मैं फ्यूजन कर रहा हूँ और मेरे खुद का भी बैंड है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल ही सिर्फ सितार में नहीं रह गया है या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं रह गया है। तो हम क्या करते हैं कि 4-5 इंस्ट्रूमेंट मिला के एज अ बैंड हम पौवे परफॉर्म करते हैं और उसके अंदर जितना हो सके हम जो यूथ है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं एज अ अपने फ्यूजन बैंड के तौर पे, क्योंकि उसमें हम सितार भी बजाता हूँ मैं, उसमें इलेक्ट्रिक गिटार करके एक इंस्ट्रूमेंट है मेरा, मैं वो भी बजाता हूँ। इलेक्ट्रिक गिटार जो है वो सितार का ही एक वर्जन है जिसको हम प्रोसेसर के साथ यूज करते हैं। जैसे कि गिटारिस्ट अपना इलेक्ट्रिक गिटार होता है तो वो भी प्रोसेसर के साथ ही यूज होता है। क्या सितार पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली के अतिरिक्त कोई अंतर्राष्ट्रीय स्टाइल भी संभव है? जो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक है तो उसकी अलग ही फील है, उसकी अलग ही एक स्ट्रक्चर है। स्पेनिश एक कंपोजर हैं इसाक अल्बेनिस, तो उनकी कंपोजिशंस हैं, कुछ ग्रेनोला है और प्रील्यूड है, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट जैसी उन्होंने बजाई है वैसी एज इट इज बजानी है। मगर क्या है कि अब वो हम वेस्टर्न क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट पे ना लेके अपने सितार पे या सरंगी पे ले रहे हैं, तो उसकी फील जो है वो एज इट इज वैसी ही रहेगी, मगर उसका जो बजाने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा बस। अब जैसे कि हम आज के ज़माने में इंटरनेशनल स्केल हो गया डी, मगर अब वेस्टर्न के अंदर क्या होता है कि वो एक ही स्केल से सब कुछ बजा सकते। हम हिंदुस्तानियों को क्या करना पड़ता है, जैसे कि अगर सी शार्प है या डी है या डी शार्प है तो या तो उसे बांध के बजाएं। सितार पे हम मतलब कि सा से ही हम कोशिश कर रहे हैं कि रे बजाने की या गा बजाने की। तो ये चीज़ जो है ना हमारे इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से थोड़ा सा अलग आ जाती है, मगर वही है कि उसको अगर हम समझें, क्योंकि वो भी क्लासिकल, अब स्पेनिश जो म्यूजिक है वो ज़्यादातर क्लासिकल बेस है। इसाक अल्बेनिस की अभी कंपोजिशंस हैं वो हम सितार पे बजा रहे हैं। अब ये जो मैं कंपोजिशन बजा रहा हूँ वो इसाक अल्बेनिस जी की है।
युवावस्था यानी करियर और रोजगार भी। सुहेल। तो मैंने अपने पिताजी उस्ताद सईद ज़फ़र खान साहब को देखा कि वो एक इतने बड़े सितारिस्ट होने के बावजूद भी ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, सितार बजाते थे वहाँ पर। तो इसी से ही मुझे भी प्रेरणा मिली और मैंने फिर यही सोचा कि एज अ प्रोफेशन इसको ही यूज़ करना है, इसी को बजाना है, तो इसके शोज़ वगैरह करने शुरू करे और कमर्शियली इसको जितना कोशिश मैं यही कर रहा हूँ। मैं जैसे कि यूथ में जनरेशन में हूँ, तो अब सब कुछ जो है हमने डिजिटलाइज कर दिया है। सोशल मीडिया के हिसाब से भी करना पड़ रहा है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया हुआ, यूट्यूब हुआ, ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है इस टाइम। आप अपना जो प्रोफेशन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं एज अ यूट्यूबर बन के या इन्फ्लुएंसर बन के। तो उसके लिए आजकल हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके यूट्यूब पे आएँ, हमारी वीडियोस ट्रेंड में जाएं, उतना हमें ज़्यादा उसका बेनिफिट्स मिलेगा। पारंपरिक शास्त्रोक्त शैली से इतर प्रयोग पर क्या सुहेल के पिता और गुरु उस्ताद सईद जफर खान नाराज हैं? ये देखिए, बदलाव जो है प्रकृति का एक दस्तूर है, और क्या है कि क्लासिकल का अब वो लोगों को समझ में भी कम आता है। ये मुझे पहले तो बहुत बुरा लगा कि ये क्लासिकल को कम करके ये फ्यूजन में लगा हुआ है, लेकिन अब जिंदा रहने के लिए पैसों की भी जरूरत है। और लेकिन क्या है कि ये जो फ्यूजन बजाता है उसमें भी क्लासिकल ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोगों की एक धारणा है कि जी क्लासिकल बहुत मुश्किल है। आप जो फ्यूजन या कंफ्यूजन बोलूंगा मैं उसे, वो मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि वही क्लासिकल ये लोग थोड़ा मॉडिफाई करके बजा रहे हैं और उन्हीं को सुरों वही सुर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अच्छी बात है और एक नया लोगों को समझ में आता है। सुहेल, चलते चलते सितार पर एक ऐसी धुन जो सभी भारतीयों को एक साथ समवेत स्वरों में गाने के लिए प्रेरित करे। 무너졌어 바닥을 뚫고 저 치아까지 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the विश्व संगीत दिवस की इस वर्ष की थीम है म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस। इसका एक अर्थ संगीत और संस्कृतियों के परस्पर आदान प्रदान के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। यही देखिए, कोरिया से कई छात्र भारत शास्त्रीय संगीत सीखने आते हैं। वैसे ही आजकल कई भारतीय युवाओं का रुझान पाश्चात्य नहीं बल्कि कोरियन पॉप म्यूजिक की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे ही एक लोकप्रिय के पॉप ग्रुप ब्लैक स्वॉन में भारत की एक प्रतिभाशाली कलाकार ओडिशा की श्रेया लेंका शामिल हो गई हैं। युवा भारती से श्रेया ने फोन पर बात की। नमस्ते, मेरा नाम श्रेया लेंका है और मैं इंडिया की पहली के-पॉप आर्टिस्ट हूँ। कोरिया के पॉप संगीत में ऐसा क्या विशेष है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं? टैलेंट के वजह से और उनके जो यूनिक उनका परफॉर्मेंसेस है, उन लोग का जो डेडिकेशन है तो अपने सपने के प्रति, आई गेस उसके वजह से ही आज के-पॉप इतना नाम कमा रहे हैं और आज के-पॉप इतना फेमस है यंग जनरेशन के बीच में। और कहीं ना कहीं के-पॉप कुछ इंस्पायर करते हैं उनको, उनका जो हार्डवर्क और डेडिकेशन है उनसे बच्चे लोग को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। उस इंस्पिरेशन को लेके कुछ बनना चाहते हैं। कई पॉप ग्रुप्स में से श्रेया ने ब्लैक स्वॉन का ही चयन क्यों किया? क्या तैयारी की? मेरी जो कजिन सिस्टर है जो भुवनेश्वर में रहती है, ओडिशा भुवनेश्वर में, उन्होंने मुझे हेल्प किया। मुझे गाना सीखने का बहुत शौक था, तो मुझे डांस तो आती थी क्योंकि मैं डांस बचपन से करते आ रही थी। और लॉकडाउन की वजह से स्टूडियो भी बंद थे तो मैं छत के ऊपर जाके प्रैक्टिस किया करती थी। जब दीदी को पता चला कि मुझे गाना सीखना चाहती हूँ मैं, तो दीदी मुझे यूट्यूब से ही मुझे हेल्प करवाती थी। मैं खुद यूट्यूब देख देख के सीखती थी, गाना प्रैक्टिस करती थी।
फिर कुछ देर बाद पता चला कि नहीं, अभी सिंगिंग टीचर बहुत जरूरी है क्योंकि मेरा वोकल बहुत ही नाजुक है। तो जो दादी है वो मुझे एक हिंदुस्तानी क्लासिकल टीचर के पास लेके गई और वहीं पे मुझे एडमिशन दिलाया और मैंने सिर्फ 4 मंथ के लिए ही सीख पाई। इसमें आपको गाने और डांस दोनों सीखने पड़ते हैं क्योंकि के-पॉप उसी के लिए जाना जाता है कि हम लोग डांस और सिंगिंग एक साथ करें। डांस और सिंगिंग के साथ साथ हम लोग को बात करने का तरीका, हम लोग को फोटोशूट और एमवी शूटिंग, एक्टिंग करने का तरीका, ये सब भी सिखाया जाता है। मुझे के-पॉप में हर ग्रुप कुछ अलग लगे, बट ब्लैक स्वान एक ग्रुप था जो मुझे सबसे अलग लगे। ब्लैक स्वान के अंदर वो एक चीज है जो लोगों को बहुत इंस्पायर कर सकती है। ब्लैक स्वान इज अ ग्रुप नॉट बाय स्किन कलर, एज और नेशनैलिटी, बट बाय टैलेंट एंड यूनिकनेस दैट यूनाइट्स पीपल। बिटिया की कला यात्रा में अपने पिता की भूमिका पर श्रेया कहती हैं, मैं तो बता ही नहीं सकती कि लाइक मेरे पापा ही मेरे लिए सब कुछ है क्योंकि मेरे पापा ने ही मुझे ये उम्मीद दी और मेरे पापा ने ही मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया। उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और पापा मुझे कभी भी किसी चीज के लिए रोका नहीं, मुझे ऊपर से और मोटिवेशन दिया। मेरे पापा मम्मी ने हमेशा मेरे साथ रहा। मेरे दादाजी भी थे जो अभी नहीं है हमारे बीच, बट मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। हम लोग बहुत मुश्किल में भी चल रहे थे उस टाइम। मेरे पापा ने मुझे हमेशा मेरे साथ दिया, बोला कि तुम किसी चीज का भी फिक्र मत करो, बस आगे बढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ। करियर के रूप में श्रेया इस रास्ते को कैसे देखती हैं? मैंने आगे के लिए तो बहुत कुछ सोचा है और आगे की जर्नी भी बहुत लंबी है, लेकिन मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपने यंग जनरेशन के लिए उनको भी कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहती हूँ। उनके लिए भी मैं कुछ करना चाहती हूँ ताकि जो लोग देख रहे हैं सपने कुछ करने के लिए, उनको भी मैं कुछ उड़ान दे सकूं और उनको भी मैं कुछ अगर हेल्प कर सकूं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। और मेरे भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ आगे जाकर। काश मैं बॉलीवुड में भी आगे जाके कर पाऊँ। ऑल द बेस्ट श्रेया लेंका, जहां भी जाएं अपने देश का नाम रोशन करें। संगीत से आते हैं खेल खिलाड़ियों पर। इसी सप्ताह मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री ने कई युवा खिलाड़ियों का प्रशंसा भरा उल्लेख किया। बीते दिनों हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज ने फिनलैंड में पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। कुओर्टोन गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। अभी हाल में ही आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए हैं। मणिपुर की एम मार्टिना देवी ने वेट लिफ्टिंग में 8 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। संजना, सोनाक्षी और भावना ने भी अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए हैं। पिछले दिनों कई प्रवेश परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा हुई। हर वर्ष की तरह इस बार भी कई ऐसे उदाहरण सामने आए जिसमें छात्र छात्राओं ने बिना कोचिंग के ही अपनी मेहनत से अच्छे स्थान प्राप्त किए। उनमें से भी कुछ ऐसी पारिवारिक परिस्थितियों से हैं जहां हर कदम संघर्ष रोजमर्रा की बात है। रांची के छात्र उमरेन सेठ ने अपनी मेहनत लगन के बल पर पीएचडी में प्रवेश का अपना लक्ष्य हासिल किया और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मेरी स्कूल और कॉलेज की शिक्षा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से हुई है। उच्च शिक्षा रांची विश्वविद्यालय रांची से हुआ है। मेरा जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए गार्ड का भी नौकरी करना पड़ा। इस तरह की कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखा और प्रथम बार में ही नेट और एनएफएससी उत्तीर्ण किया। मैं रांची विश्वविद्यालय रांची से पीएचडी डॉक्टर कुमुद कला मेहता के दिशा निर्देश पर कर रहा हूं और आगे मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं। जीवन में कितने भी कठिनाइयां आए, उस कठिनाइयों का सामना करते हुए लक्ष्य के प्रति निरंतरता बनाए रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सिने जगत में भी हमारे युवा नित नए प्रयोग कर रहे हैं। युवा निदेशक प्रशांत इंगले ने तो
दुर्गम ग्रामीण विदर्भ के परिवेश और स्थानीय कलाकारों को लेकर एक फीचर फिल्म ही बना दी, जॉलीवुड। प्रशांत पत्रिका को बताते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल रहा है मेरे लिए, क्योंकि जो मेरे रूल्स रेगुलेशन थे एज ए डायरेक्टर जी, तो मुझे जैसा मैंने कल्चर ऑब्जर्व किया है, सो मैंने 7 साल रिसर्च करके ये स्क्रिप्ट का स्क्रैम्पले लिखा है, इस फिल्म का स्क्रैम्पले लिखा है। और मेरा एक ही मकसद था कि जिस कल्चर पे मैं काम कर रहा हूँ उस कल्चर के लोग ही वहाँ पे काम करना चाहिए। इस फिल्म में कोई भी सिनेमा का कलाकार नहीं है, सारे उस गांव के लोग हैं, सारे उस झाड़ी पट्टी के लोग हैं, सारे विदर्भ के लोग हैं। जिस एसेंस में मैं काम करना चाहता हूँ, जो फिल्म का एसेंस है, जिस रंगभूमि पे मैं सिनेमा बनाना चाहता हूँ, तो एज इट इज वो सिनेमा ना देखते हुए वो जिंदा वर्ल्ड हम देखना चाहते हैं सिनेमा के माध्यम से। सर, एक्टर्स को इतना रियलिस्टिक अप्रोच में चेंज करना, क्योंकि वहाँ के एक्टर्स बहुत ही लाउड एक्टर्स थे, फिल्म के ऊपर काम कर रहा था, तो उन एक्टर्स को हम लोगों ने 10 दिन का वर्कशॉप लिया, उन लोगों के साथ रिलेशन बिल्डअप किए। उसके बाद उन लोगों ने इतना प्यारा काम किया है कि फिल्म देखते वक्त हम लोगों को बिल्कुल लगता नहीं कि ये एक्टर्स है या ये एक्टर्स जैसे काम कर रहे हैं। जैसे रियलिस्टिक वर्ल्ड हम देखते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि जैसे ह्यूमंस है हमारे इर्द गिर्द, वैसे ही उन लोगों ने परफॉर्म किए। स्वरांश सौजन्य, सचिन लाडोले, आकाशवाणी नागपुर। टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान रखने वाले दोस्तों को जरूर पता होगा कि पिछले दिनों वर्ल्ड कोडिंग कंपटीशन कोडविटा सीजन 10 के विजेता घोषित किए गए IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता। 87 देशों के 1 लाख से अधिक छात्रों ने इस स्पर्धा में भाग लिया था। ड्रोन्स और उन पर अनुसंधान में जिन्हें रुचि है, उन्हें जानकर हर्ष होगा कि पिछले माह आयोजित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पुरस्कार समारोह में युवा महिला वैज्ञानिक डॉक्टर सरिता अहलावत को सम्मानित किया गया। बहुत श्रोताओं को याद होगा कि इस बार बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में विजय चौक पर एक विशेष ड्रोन शो आयोजित किया गया था। डॉक्टर सरिता अहलावत का ग्रुप बॉट लैब ही इस अनूठी प्रस्तुति का सूत्रधार था। पत्रिका की कोशिश होगी कि कलश गुप्ता और सरिता अहलावत जैसे मेधावी युवाओं को कार्यक्रम के माध्यम से आपसे रूबरू करवाया जाए। आगामी 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे है। पूरे विश्व में युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगारोन्मुख बनाने के महत्व को दर्शाना इस दिवस का उद्देश्य है। हमारे देश में तो अब स्टार्टअप्स का क्षेत्र नित नए आसमां छू रहा है। इसी बात पर कुछ और याद आ गया। रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की टीम का उत्कृष्ट प्रदर्शन और यूनाइटेड किंगडम में खुशी पटेल की उपलब्धि भी हमारी युवा शक्ति के बढ़ते कदमों की ही द्योतक हैं। अपने अपने फील्ड्स में अच्छा काम करने वाले सभी युवा साथियों को युवा भारती की शुभकामनाएं। मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। युवाओं के सरोकारों का दर्पण नए विचारों का, दर्पण नए विचारों का, ये है युवा भारती, ये है युवा भारती, ये है युवा भारती। युवाओं के सरोकारों का, दर्पण नए विचारों का, दर्पण नए विचारों का, ये है युवा भारती।